2023 का आगाज हो गया है। इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह 2024 के आम चुनाव के लिए सेमीफाइनल होगा। मोदी के जितने ताकतवर विरोधी हैं, सबने 23 के लिए एक मजबूत प्लान बनाया है। कुछ ने बता दिया है तो कुछ आगे बताएंगे। क्या है 23 में मोदी पर खतरा बढ़ेगा? मोदी ने कहा था कि अटैक और तीखे होंगे, तो अटैक कौन करेगा? और क्या नरेंद्र मोदी को 23 की शुरुआत से ही बहुत सावधान रहना है? 23 और 24 की आने वाली पॉलिटिकल पिक्चर क्या होगी, उसका ट्रेलर इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी ने ठीक कहा है, जुल्म बढ़ने वाला है। तो प्रधानमंत्री पर जुल्म कौन करने वाला है? अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी पर अटैक एक तरफ से होगा या हर तरफ से होगा? क्या सिर्फ दिल्ली से हमला होगा या पटना से भी होगा, हैदराबाद से भी होगा, मुंबई से भी होगा, चेन्नई से भी होगा, बंगाल से भी होगा, लखनऊ से भी होगा? नरेंद्र मोदी को हटाने का ठेका किस किस ने लिया है? 23 में मोदी को रोकने की कसम किस किस ने खाई है? उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। क्या नरेंद्र मोदी के सारे सियासी दुश्मन एक साथ अटैक करेंगे या सब अलग अलग एंगल से, अलग अलग लोकेशन से हमला बोलेंगे? 23 के लिए सबके अलग अलग रेजोल्यूशन है, मगर मोदी हटाओ ज्वाइंट फ्रंट के टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। लक्ष्य आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दल ऑपोजिशन को यूनाइट करके चुनाव लड़े। जो हम लोगों की बातचीत हुई है, उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे। नए साल के लिए राहुल ने क्या कसम ली है, किसे गुरु माना है? 24 के लिए राहुल का कौन सा नया फसाना है? दीदी की पार्टी ने मोदी से फाइट को ऑफिशियल लाइन दे दी है। नए रेवोल्यूशन वाली लाइन लेंथ पकड़ ली है। 23 में ममता कौन सा खेला करने वाली हैं? मोदी को हराने के लिए किस पाले जाने वाली हैं? अखिलेश कौन सा प्लान बनाकर बैठे हैं? केजरीवाल किसके रास्ते में रोड़ा बनने वाले हैं? और इन सब से निपटने के लिए मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब बताएंगे। 24 के लिए मोदी का प्लान 160 क्या है? 2024 वाले मिशन की शुरुआत मोदी कब और कैसे करने वाले हैं, एक एक डिटेल आपको देंगे। पहले विरोधी खेमे का प्लान डिकोड करते हैं। साल के आखिरी दिन मोदी के सारे दुश्मन इकट्ठे हुए। पहला हमला कांग्रेस ने किया, वादा और ठगा वाला टैक्स फिट किया। खड़गे की देखा देखी कांग्रेस की पूरी टीम मैदान में कूद गई। मोदी ने जो कहा वो नहीं पूरा किया। विरोधियों ने बार बार यही लिख लिख कर 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया। टीएमसी वाले भी आए। दीदी के करीबियों ने 20-20 सेकंड के वीडियो भी घुमाए। अखिलेश की पार्टी ने भी वही टेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट करके मोदी पर सीरियल अटैक किया। तो क्या मोदी को हराने के लिए राहुल, अखिलेश, दीदी, नीतीश, विपक्ष का पूरा कुनबा एक मंच पर आएगा? और क्या मोदी के खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियों को राहुल का ही चेहरा कबूल होगा? माहौल तो अभी से बनने लगा है। 24 में राहुल ही पीएम बनेंगे। चारों तरफ यही टेक्स्ट घूम रहा है। मोदी को हराने के लिए अभी से एक चेहरे पर दांव खेलने वाला नैरेटिव घूमने लगा है। सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं।
लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। तो क्या इसीलिए राहुल ने साल के आखिरी दिन कैमरे पर आकर खुद को 24 के लिए प्रोजेक्ट और मोदी को रिजेक्ट कर दिया है और नया ऑल्टरनेटिव वाला आइडिया कॉइन किया है? राहुल बात तो भारत जोड़ने वाले दरवाजे की कर रहे थे, लेकिन इरादा सारे मोदी विरोधियों को साथ में लेकर 24 में वोट जोड़ने का ही है। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। अखिलेश ने 24 में यूपी के 2 लड़कों की साइकिल पंक्चर होते देखी है। इस बार उन्होंने समय से पहले ही अपनी साइकिल चेंज कर ली है। रही बात राहुल को एक बार फिर अपनी साइकिल पर बिठाने की, तो समाजवादी पार्टी के इस नेता की भाषा से क्लियर है कि राहुल को तीसरी बार नेता मानकर विपक्ष आत्महत्या तो कतई नहीं करेगा। 24 में कांग्रेस का कोई नेता पीएम बने, इसे भी अखिलेश की पार्टी के नेता ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये कहते हैं दिल्ली आए, विपक्षी दलों ने साथ नहीं दिया, कहते हैं कि कंपल्शन है। आप कंपल्शन नहीं, रिपल्शन है विपक्षी दलों को आपसे। फिर कुल मिलाकर अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का सारांश, समन सब्सटेंस क्या बता रहे हैं? मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, टुकड़े वाले नारों वाले लोग आपके साथ चलते हैं तो तमाम नफरती सामान को दुकान में सजाकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो मेरे विचार से देश की जनता बहुत समझदार है और इन सारे नफरती सामानों की दुकान अपने आगोश में समाये जब आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं और आप कहते हैं विपक्षी दल मेरे साथ आने, तो कोई आता ही नहीं। क्या आप बनना चाहते थे विपक्षी दलों के मित्र यानी हबीब बनना चाहते थे और विपक्षी एकता के सरपरस्त यानी रकीब बनना चाहते थे, तो दिल्ली में आने के बाद आपकी इस दुकान और आपके सामान की हैसियत वो हो गई जो दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की नज्म की लाइन आप पे फिट बैठती है राहुल गांधी पे। अब मैं ना किसी का हबीब हूं, ना किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। ये 23 के संकल्प और 24 के विकल्प की लड़ाई है। राहुल विपक्षी पार्टियों से रिश्ता बनाकर मोदी को हराना चाहते हैं। इसके लिए नई स्क्रिप्ट भी लिखी गई है। राहुल का इशारा साफ है, मोदी को हराया जा सकता है। मोदी की पार्टी जहां जहां हारी, वहां वहां सारे विपक्षी दलों को एकजुट किया जा सकता है। दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य इसके एग्जाम्पल हैं। राहुल ने रीजनल पार्टियों को लेकर क्लियर हिंट दिया है कि अखिलेश, मायावती अच्छे तो हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में अभी कच्चे हैं। एक बात जरूरी है कि ये आइडिया अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही। मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है। ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए
एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। तो क्या राहुल ने ऐसा कह के सबको अभी से 24 वाला इनवाइट भेज दिया है, या जॉइंट फ्रंट बनने से पहले ही पीएम की रेस में मौजूद बाकी सारे कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है? विपक्ष का कैंडिडेट राहुल गांधी भी हो सकता है और जितना वरिष्ठ नेता है सारे विपक्ष का कैंडिडेट हो सकता है, उसमें तो बीजेपी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन बीजेपी का और देश का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। मैं पहले भी आपको गुजरात चुनाव का समय में भी बोला हूं कि कौन सिल्वर मेडल लेगा, कौन ब्रॉन्ज मेडल लेगा, उसका ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम इतना जानता हूं कि हमारा उम्मीदवार बोलिए, हमारा आशा का किरण बोलिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ही 2026 में प्रधानमंत्री बनेगा। उम्मीदवार कोई भी बने आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। उम्मीदवार आप भी बने, क्या आपत्ति है, पायल जी भी बन जाए, उम्मीदवार में कोई आपत्ति नहीं है। तो आप पूछ लीजिए राहुल जी कब नागपुर आते हैं ध्वज को प्रणाम करने के लिए। राहुल के पीएम वाले रास्ते में मोदी नाम की दीवार तो है ही, मगर सबसे बड़ा रोड ब्लॉक उन नेताओं ने कर रखा है जो दिखाते तो न्यूट्रल है लेकिन होते बिल्कुल अपोजिट है। नीतीश बाबू उन्हीं में से एक है। विपक्षी मोर्चे को एकजुट करने के लिए राहुल से पहले नीतीश कुमार ने ही पहल की थी। खूब माहौल बना था, राहुल और नीतीश की फोटो खूब वायरल हुई थी। उस वक्त पोस्टर चला, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। नीतीश की भाषा पे गौर कीजिए, उनके अंदर जो महत्वाकांक्षा है, जो कभी खुलकर नहीं कहते कि मैं पीएम बनूंगा, लेकिन फिर भी इतने सालों से बने हुए हैं और 24 पर नजरें गड़ाए हुए हैं। कैमरे पर नीतीश बाबू जो हिंट देते हैं कि दिक्कत नहीं, राहुल ही पीएम बने, लेकिन तय मानिए 24 आते आते बिहार की राजनीति के पलटू राम शायद पीएम की चॉइस और राहुल के नाम पर ही पलटी मार दें। नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत होती है, एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो उसमें सब चीज तय होगा। इसलिए अभी इसका अलग अलग पूछने से क्या फायदा है? जो कमलनाथ की तरफ से कहा गया है सर कि विपक्ष उम्मीदवार होंगे, हम लोग कोई बढ़िया से खुद बता देंगे, हम लोग एलिमेंट नहीं है, ऐसा मत समझिए। कोई बने अच्छी बात है, लेकिन मिलजुल करके चलेंगे पहले तभी ना तय होगा, तभी ना हम लोग कोई बात कह सकेंगे। नीतीश कुमार ऑन कैमरा कुछ कहें या ना कहें, सच तो यही है कि 24 के लिए वो अभी भी डार्क हॉर्स की रेस में है। और ये भी तय मानिए कि विपक्षी एकता में फूट पड़ने की 100% गारंटी है। 22 में सबने जमकर प्रैक्टिस की, 23 में जबरदस्त हलचल होगी, 24 में युद्ध होगा और ये दोनों तरफ से होगा। माहौल तो अभी से बनने लगा है, नया साल, नई सरकार का तराना बजने लगा है। राहुल की पार्टी हर घंटे नए नए बाउंसर्स मार रही है। राहुल को जननायक बताकर भारत जोड़ने के बहाने 24 में वोट जोड़ने की कवायद तेज हो चुकी है। इसे एक सैंपल से समझिए। कमलनाथ विपक्ष को साथ लिए बगैर राहुल को 24 का चेहरा डिक्लेयर कर देते हैं। कैमरा ऑन होते ही राहुल 23 वाली भविष्यवाणियां शुरू करने लगते हैं। मध्य प्रदेश में लिखकर रख लो, कांग्रेस जीत रही है वाली गारंटी देते हैं। ये कुछ और नहीं, परसेप्शन
और 24 में राहुल के प्रोजेक्शन की स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है। आप ऐसे करिए, लक्ष्मण सिंह जी से बैठ कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बड़ी शर्त लगाइए। 24 में कामयाबी पाने के लिए राहुल का इमीडिएट गोल है 23 में जीत हासिल करना, अपने आप को साबित करना। इसीलिए वो गारंटी के साथ एमपी में जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जीत का दावा तो गुजरात में केजरीवाल ने भी किया था, लिख कर दिया था, नतीजा सबने देखा। इसी को तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं। और राहुल गांधी की दिक्कत यही है कि वो जब खेत में खड़े होते हैं तो खलियान की बात करते हैं, और जब खलियान में होते हैं तो खेत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से निकले तो एक दिन भी मध्य प्रदेश की चुनाव और सरकार की बात नहीं की। दिल्ली में जाकर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और उस समय कर रहे हैं जब 48 घंटे पहले कमलनाथ जी द्वारा कराए हुए सर्वे को लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने सार्वजनिक किया, और उन्होंने बोला कि ये तो 50-60 सीटें भी नहीं आएंगी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के सर्वे में जो बात आ रही है उससे अलग बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये भगवान मालिक है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस के लिए चुनौती राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बचाने की। मध्य प्रदेश में भी उसकी राह आसान नहीं है। इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन तय करेगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ विपक्ष में उसकी भूमिका क्या होगी। मगर मोदी के खिलाफ फुल एंड फाइनल लड़ाई में राहुल जुड़ना तो सबको चाहते हैं, मगर जुड़ने से पहले ही सब बिखरते नजर आ रहे हैं। राहुल जिस विपक्षी एकता की बात करते हैं, अखिलेश की पार्टी के नेता उसी एकता को लेकर नसीहत देते हैं कि विपक्षी एकता सबसे पहले घर से शुरू, विपक्ष से नहीं। यानी 24 वाला युद्ध शुरू हुआ नहीं, मोदी के सारे दुश्मन अभी से लड़ने लगे। 2022 के अंदर 7 राज्यों में चुनाव हुए, 7 राज्यों में से 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, और 7 में से 6 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मित्रों, लगभग गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश, ये राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में और मजबूताई के साथ अपनी सरकार बनाई है। और गुजरात में तो मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि गुजराती जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मित्रों, 182 में से 156 सीटें दी है, और कांग्रेस को वहां विपक्ष का स्टेटस भी चला गया है। कांग्रेस के कैंप की हालत तो अब ऐसी हो गई है कि मोदी के दुश्मनों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, एक मंच पर नहीं ला पा रहे, तो राहुल बीजेपी वालों को ही धन्यवाद देने लगे हैं, उन्हें ही अपना गुरु मानने लगे हैं। जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। गुरु मानना है तो नागपुर जाना चाहिए उनको।
गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि गुरु आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानता हूं आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है। ये तो हमारा पार्टी है, गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जो ध्वज है, हम वहां गुरु दक्षिणा भी करता हूं। तो आइए, नागपुर में आपका स्वागत है, आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। और संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है, संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत और कोई शादी नहीं होता है, आप जाते हैं वहां में। अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में, जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा, हो गया आपका गुरु। ऐसे आप स्टेटमेंट में गुरु मानने से कैसे होगा। विपक्ष के कई नेताओं का स्टांस आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ भी क्लियर नहीं है। फिलहाल सब हवाई है। नीतीश चाहते हैं जनता दल के पुराने दिन वापस आ जाएं। उनके प्लान का पहला हिस्सा है कुनबे से बिखरी पार्टियां एकजुट होकर नया मोर्चा बनाएं और विपक्ष में अहम भूमिका अदा करें। दूसरे चरण में नीतीश का प्लान है कि क्षेत्रीय दलों को इस मोर्चे का साथ देने के लिए मनाया जाए। फिर तीसरे चरण में कांग्रेस से समर्थन जुटाया जाए। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये है कि नेता कौन होगा, विपक्ष इसी में उलझता दिख रहा है। जब दूसरी तरफ मोदी अभी से 24 वाला प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं। उन 160 सीटों को चुन लिया गया है जहां 19 में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। इनमें बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार जैसे राज्य हैं। इन सभी सीटों पर मोदी के चेहरे का दांव खेला जाएगा। 40 से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं और अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो 24 में राहुल का सपना एक बार फिर टूट सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।